एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पहला जनता कर्फ्यू लगा था, हर शख्स की मदद की। जहां इंसान मर रहा था, उस दौरान जब आदमी दिखाई नहीं दे रहा था रोड्स पे, हम वो काम करने पे कामयाब हुए। आज मैं दोबारा इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं। उम्मीदों पे पूरा ना खरा उतर पाया हूं कि इस हमारे कॉम्प्लेक्स में एक मेडिकल शॉप होनी बहुत जरूरी है, कि कोर्ट बिल्डिंग में भी ये मशीन्स होनी चाहिए। पार्किंग इशू है, पार्किंग और रोड को चलाना हमारा दिल्ली पुलिस का काम है। नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में देखा, एक और शख्सियत, एक और वकील जो बीच में आपके आ रहे हैं और वो खुद ही बताएंगे इस बार पुनः चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं और इससे पहले वो क्या कुछ थे। आइए मैं आपको उनके समक्ष ले चलता हूं। आपके सामने निखिल भारद्वाज मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं दिल्ली बार एसोसिएशन में पहले इन्होंने क्या कुछ किया है, अब इस बार किस उम्मीद इरादा को लेकर दोबारा मतदाताओं के पास अर्थात अपने वकील भाइयों के पास जाने वाले हैं। जी सर, कुछ बताइए। नमस्कार, मैं निखिल भारद्वाज आप सभी का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूं। पहले तो जय निवास जी कि आपने आज समय निकाला और मुझे मौका दिया। मैं 30 बार एसोसिएशन में सन 2005 में एनरोल्ड हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली आज मुझे 20 साल होने को जा रहे हैं इस बार में, और एक मेरा टेन्योर रहा है बार की पॉलिटिक्स में। सन 2012 में मैं सबसे पहले जॉइंट सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ था। 12 से 14 में टेन्योर रहा। उसमें मुझे बहुत तजुर्बा मिला, एक अच्छी एग्जीक्यूटिव मिली थी। उसके बाद मैंने सन 2019 में दोबारा इलेक्शन लड़ा, जिसमें कि मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। बार ने बहुत मान सम्मान दिया। 2019 के जो टेन्योर था मेरा, उसमें सबसे बड़ी चीज कहने वाली ये है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उस दौरान कोविड पीरियड आया 2020 में। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसमें कि मुझे मेरी कमेटी का पूरा सपोर्ट मिला। और हमारी कमेटी में से कोई भी, आप यकीन मानेंगे जय निवास जी, एक हफ्ते के बाद, मुझे आज भी याद है 22 मार्च 2000 का पहला जनता कर्फ्यू लगा था, और 25 तारीख से अप्रोक्सीमेटली जो मुझे याद है लॉकडाउन लग गया था दिल्ली में। हार्डली एक हफ्ते बाद ही हमारी पूरी एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं चलेगा। हमारे बार के मेंबर्स हैं जिन्हें हमारी जरूरत है, और हमारे में से कोई भी नहीं डरा। रेगुलर बार ऑफिस संभाला हमने, रूटीन में आए, हर शख्स की मदद की जिसको उस दौरान जैसी मदद चाहिए थी। आप भी जानते हैं वो वक्त बहुत बुरा था। हम चाहते तो हम भी अपने घरों में बैठ सकते थे, लेकिन हमारी कमेटी ने कहीं भी हिम्मत नहीं हारी। हम उतरे मैदान में, हर शख्स के साथ कोशिश करी किसको क्या मदद चाहिए, हमने काम करने शुरू करे। और उसी दौरान, क्योंकि हमारी बार का एक लिमिटेड पीरियड होता है टेन्योर का, 2 साल, हमें काम भी करने थे। अब ये नहीं कोई भी जानता था कि ये लॉकडाउन कितना लंबा जाएगा। धीरे धीरे हमने काम स्टार्ट करे। हम वर्किंग कंडीशंस में आना शुरू हुए। हमने दिल्ली गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हर जगह अपने जिसके जैसे रसूख थे कांटेक्ट किया, काम शुरू किए गए। और उस दौरान बार में, जो मुझे आज तक याद है, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बार है। लेकिन मैं अपने तक सीमित रहूंगा। जितना मेरा इस बार में टेन्योर है, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे काम एक साथ कभी एक टेन्योर में इस बार में हुए होंगे। अगर किसी को याद हो तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन मुझे कांटेक्ट में कोई नहीं मिला। सर, उस दौरान, उस कोविड पीरियड में जहां इंसान मर रहा था, इस बार ने, मेरी कमेटी ने कदम बढ़ाना शुरू करा। बेसिक नेसेसिटीज जो होती है, टॉयलेट्स, रोड्स, लाइट्स, मेडिकल फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिसके हम हर मेंबर ये सोचता है कि मुझे ये बेसिक जरूरतें पूरी हों मेरी। अगर मैं कोर्ट मैसेज में आ रहा हूं तो चारों तरफ एक साफ सफाई हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो मुझे वो प्रोवाइड की जाए। ये चीजें थी जिसको हमने दिल्ली सरकार से कोऑर्डिनेट करके एक असली जामा पहनाया। रोड बनने शुरू हुए। उस दौरान जब आदमी दिखाई नहीं दे रहा था रोड्स पे, हम वो काम करने पे कामयाब हुए। आप अगर चाहेंगे तो उस चीज को मैं आपके सामने लाके रख सकता हूं। ऑन पेपर हैं सारी चीजें। मैं कोई भी शब्द आपसे झूठ नहीं बोलूंगा कि आज आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं कुछ भी कह दूं। नहीं, ऐसा नहीं है।
हर चीज बार के रिकॉर्ड में है, आप जाके देख सकते हैं। इवन दो आज मैं दोबारा इलेक्शन लड़ना चाह रहा हूं और इस बार मैं ऑनरी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, और मैं अपने बार के सभी मेंबर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे पहले भी मौका दे चुके हैं, मैं हो सकता है मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा ना खरा उतर पाया हूं, लेकिन मैक्सिमम चीजें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ खड़ा रहा हूं। किसी की भी कोई भी दिक्कत परेशानी रही है, मैं उन तक हमेशा एक मेरा डायरेक्ट एक्सेस रहा है। तो कोई ये कह नहीं सकता कि हमारी बार की तरफ से कभी मदद नहीं हुई। आपने एक एक पॉइंट वो काउंट करा दिया, गिनवा दिया जी, जिसमें आपने अपने टेन्योर में काम किया है। जी, ठीक है, तो ऐसे में अब आपके पास ऐसे क्या मुद्दा है जिसे लेकर वोटर अपने वकील भाइयों के पास अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? बिल्कुल सर, जैसा कि आप जानते हैं, अभी पिछले कुछ वक्त पहले हमारी बार ने एक बुरा वक्त देखा है। जैसा भी रहा, मैं उन चीजों में नहीं जाऊंगा, और उसके नाते बहुत सी चीजें एक नए सिरे से शुरू हो गई हैं। बहुत फेस किया हमारे मेंबर्स ने, जो भी माहौल रहा बार में, उसकी वजह से सफर कौन हुआ? एक आम मेंबर। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा, अगर मुझे मेरी बार दोबारा मौका देती है तो कुछ चीजें हैं जो मेरे माइंड में है, एक रोड मैप है। सबसे पहले मैं कहूंगा, आज एक छोटी सी बात है, मैं सेंट्रल हॉल में था तो मुझे एक वकील साहब मिले, उनकी तबीयत खराब थी सर। ये आइडिया मुझे आज सुबह ही आया। उनकी तबीयत खराब थी और उन्होंने लिटरली मुझसे पूछा, मुझे निखिल जी दवाई कहाँ से मिलेगी? तो मेरा मानना ये है, आज हमारी इस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में खाने पीने की सुविधाएं सारी हैं, स्टेशनरी की सुविधाएं सारी हैं, हर सुविधा है, लेकिन एक मेडिकल शॉप नहीं है। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि इस हमारे कॉम्प्लेक्स में एक मेडिकल शॉप होनी बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे वो कैसे सर? आज हमारी चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों की अलग अलग पॉलिसीज चल रही है मेडिकल शॉप्स को लेके, दवाइयों को लेके, तो क्यों ना वो अवेल की जाए हमारे बार में। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये रहेगा कि मैं ये एक जो मैंने आज सोचा है, बार मेंबर्स के लिए मेडिकल शॉप होनी बहुत जरूरी है, कि अगर किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी है, एटलीस्ट वो अवेल कर सके, इमीडिएटली उसको मेडिसिन मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल शॉप्स हैं या तो सीफंस या फिर तीरथ राम हॉस्पिटल, राजपुर रोड जाना पड़ता है, और अगर आपको इमीडिएटली कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो वो तो तभी मिलेगी जब आपके पास दवाई हो। आपने बहुत अच्छी स्वास्थ्य को लेकर बात कही, लेकिन जो आपने मुद्दा मैंने आपसे पूछा कि और क्या क्या मुद्दा है, शॉर्ट में बताइए जिसे लेकर आप कैंपेनिंग कर रहे हैं। जी, तो सर सबसे इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और मैं क्या क्या सोचता हूँ जो मैं अपने बार मेंबर से जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि मैं ये करना चाहता हूँ। सर पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स में क्लीनलीनेस सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा। आज हम जब भी कहीं कोर्ट बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो हमारे सीनियर्स हैं, हम उम्र हैं, हमारी बहनें हैं, सब आप इस चीज को कहीं ना कहीं फील करते हैं कि हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स में, चैम्बर्स ब्लॉक में आप जाके देखिए किस तरह से व्यवस्था बिल्कुल बिखरी पड़ी है। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैनेज तो करनी पड़ेगी। उस चीज के लिए मेरा प्राइम वो रहेगा कि मैं इसको पूरा कर सकूं। उसका सबसे आसान तरीका है, चाहे हमारे टॉयलेट्स हैं, चाहे हमारे पूरे एंटायर कॉम्प्लेक्स की क्लीनलीनेस है, किस लिए प्राइवेट उसको बुलाइए, साफ सफाई हो गया, और साफ सफाई हो गया सर, उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, साफ सफाई हो गई। अभी हमारी बार ने, सिटिंग एग्जीक्यूटिव ने एक बहुत अच्छी पहल करी जो हमारी बहनों से रिलेटेड थी। लेडीज बार रूम में इन्होंने एक सैनिटरी मशीन्स इंस्टॉल करवा दी, बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है। लेकिन मैं एक चीज और इसको एनहांस करना चाहूंगा कि कोर्ट बिल्डिंग में भी ये मशीन्स होनी चाहिए। अगर किसी बहन के साथ ये नेचुरल वो दिक्कत होती है और उसमें इंसान उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कहां से कहां जाऊं, अगर कोई एक वर्किंग लेडी है, वो काम कर रही है और उसको कोई ऐसी चीज फील होती है, तो उसमें बुराई क्या है? आज हम हर चीज, हर मुद्दे पे खुल के तो बात कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करना बड़ा मुश्किल समझते हैं। नथिंग डूइंग, कोई मुश्किल नहीं है। क्या यह मुद्दा है कि बार लोगों को मिल नहीं पा रहा? ऐसे बहुत सारे वकील हैं जिन्हें यहाँ चैम्बर नहीं मिल रहा बार एसोसिएशन के अंदर। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। बार में जो चैम्बर्स हैं
आज सबने रिटेन किए हुए हैं। और हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, अलॉटमेंट्स वाली बात तब होती है जब कोई सरेंडर करके जाएगा। सरेंडर वाली स्थिति नहीं है। अब आज मेरा चैम्बर है, कल को मैं जाता हूँ, सेल आउट करके निकल जाता हूँ। अगर मैं बार को सरेंडर करता हूँ तो मतलब अभी मेंबर के मुताबिक चैम्बर बहुत कम है। बिल्कुल कम है। दूसरी बात, बार ग्राउंड में सिक्योरिटी क्या है, पार्किंग क्या है, इस मुद्दे पे बात। सर पार्किंग इशू बहुत बड़ा इशू बन चुका है और उसके लिए मैं आज, आप इस चीज को मानेंगे, कहीं ना कहीं आप भी इस चीज से अवेयर है, बहुत टाइम से एक रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। कोई उसे मना नहीं कर रहा है, लेकिन आप सबसे पहले ट्रांसफर राइट दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमें ट्रांसफर राइट देते हैं तो आप चैम्बर्स बनाइए। हर आदमी चाहता है उसके घर परिवार या नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको सबको एक चैम्बर मिले, एक साफ सुथरी जगह मिले, काम करने की एक अच्छी जगह मिले, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमें ट्रांसफर राइट चाहिए, वो आप दीजिए, हम बिल्कुल कबूल करते हैं। 30 हजारी कोर्ट के बाहर सड़कों पे जिस तरह से जाम लगता है उसमें वकील भाइयों का वाहन मुख्य कारण है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ उनका वाहन पार्क होता है, जिससे अन्य लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इसके लिए क्या कुछ आपने? सर देखिए, पार्किंग इशू है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं भी उसी रास्ते से आता हूं, मैं भी प्रॉब्लम फेस करता हूं कई बारी। लेकिन आप ये चीज समझिए, पार्किंग और रोड को चलाना हमारा दिल्ली पुलिस का काम है। सुबह आप व्यवस्था देखेंगे जब आप कोर्ट के बाहर होते हैं, मुझे तो कोई काम करता हुआ दिखता नहीं है। दिल्ली पुलिस वाले साइड में खड़े होते हैं, ठीक है, उनका कहना है कि वकील साहब बदतमीजी से बात करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई बदतमीजी से बात नहीं करता। कोर्ट परिसर में सिक्योरिटी किस तरह से है? मैं भी बैगर स्टिकर का वाहन ऐसे धड़ल्ले से मेन गेट से एंट्री कर गया, किसी ने कुछ नहीं पूछा। आप क्या कहेंगे? सर इस चीज पे बहुत टाइम से काम भी चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सिक्योरिटी लैब्स होते हैं, अक्सर देखे गए हैं, लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से चाहूंगा, अगर बार मुझे मौका देती है, इस चीज को और इम्प्रूव किया जा सके कि सही आदमी के पास ही स्टिकर पहुंचे। और वो कैसे पहुंचे, उसका एक पैरामीटर्स होते हैं, उसको फुलफिल किया जाए ताकि स्टिकर तभी इशू हो उनको। अंत में जिस मुद्दे को लेकर अभी चुनाव कुछ दिनों के लिए टल गया है, स्थगित हो गया है, क्या उस मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, मुद्दा अगर आप कहेंगे तो मुद्दा बुरा नहीं है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। बार के मेंबर्स के बीच जाया जाएगा, बार क्या चाहती है, बार मेंबर्स क्या चाहते हैं, उनकी ओपिनियन जानी जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर जुडिशरी अपने हिसाब से हमारे ऊपर चीजें ला दे, वो पॉसिबिलिटीज नहीं। लेकिन वो मुद्दा क्या है, ऑडियंस को कैसे पता चलेगा किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं? सर वो मुद्दा है लेडीज का रिजर्वेशन बार एग्जीक्यूटिव्स में 33% का है। और उस चीज के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा, बार हमारा घर है, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, हम क्यों कोर्ट्स में जाएं, क्यों जुडिशरी डिसाइड करे? हम बार में, अगर बार को अपना परिवार मानते हैं, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बार के मेंबर्स हैं, हमारे पूरे पुराने लीडर्स हैं, वो आएंगे, मन संभालेंगे, चीजें लोगों से डिस्कस होंगी, तभी कोई तरीका निकलता है। हर घर में एक मुद्दा होता है। एक लाइन में पूछा जाए कि जो 30% महिलाओं ने आरक्षण का मुद्दा उठाया है, उनको भी इलेक्शन में फाइट करने का मौका मिले, आपके अनुसार यस या नो? सर हमारे बार के इलेक्शंस में आज पहली बार नहीं हो रहा, बरसों से महिलाएं पूरा पार्टिसिपेट करती हैं। अब बात आई है सिर्फ रिजर्वेशन, ठीक है, फर्क है आपकी दोनों बातों में। इलेक्शंस वो आज भी कंटेस्ट कर रही हैं और हर पोस्ट पे लड़ रही हैं। इवन अभी भी इलेक्शन का माहौल है, आप देखें अभी भी मैक्सिमम हर पोस्ट पे लेडीज मेंबर लड़ रही हैं, कंटेस्ट कर रही हैं। दैट डजंट मीन कि कोई उन्हें अपनाना नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। कानूनन अपना राइट ही तो मांग रही है कि इतने % हमें चाहिए, आप उस पर हाँ ना कुछ कह नहीं रहे। सर देखिए, जहां तक परसेंटेज की बात है, मैं उससे सहमत भी हूं, लेकिन आप इस चीज को फिर गौर फरमाएं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी चीजें अलग होती हैं। मैं चाहता हूं, मैं भी बहन बेटियों वाला हूं, मेरी भी 2 बेटी हैं, मेरी भी अच्छी फैमिली है। हर जगह आज हम कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, सिर्फ कहते नहीं है, हम कहीं ना कहीं चाहते भी हैं।